नमस्कार दोस्तों। आज हम आरएसएमएसएसबी परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक महासागरीय जल को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। चलिए इस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लें कि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है तो ओशनोग्राफी को समझना तो पड़ेगा ही। आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझेंगे, बल्कि उन मुश्किल सवालों को भी देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। तो हर स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम समुद्र के तल से शुरू करेंगे, फिर पानी के गुण और उसकी हलचल को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास रिवीजन ट्रिक्स और सवालों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। सेक्शन 1, महासागर का तल। अच्छा, समुद्र की धाराओं और लहरों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र के नीचे की जमीन यानी उसका तल दिखता कैसा है। ये समझिए कि ये हमारे ज्ञान की नींव है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो दिमाग में रखनी है, समुद्र का तल एकदम सपाट नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी जमीन पर पहाड़, मैदान और गहरी खाइयां होती हैं, ठीक वैसा ही समुद्र के नीचे भी है। अब देखिए, महासागर के तल को हम मोटे तौर पर इन 4 हिस्सों में बांटते हैं, और हाँ, इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आती है तेज ढलान वाली कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद विशाल डीप सी प्लेन, और अंत में सबसे गहरी जगह ओशियानिक डीप्स। इस ऑर्डर को याद रखना ही रखना है। अब ये 2 हिस्से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, अक्सर परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ध्यान से सुनिए, शेल्फ की जो प्रवणता यानी स्लोप है वो 1 डिग्री या उससे भी कम होती है, जबकि स्लोप की प्रवणता 2 से 5 डिग्री तक होती है, मतलब काफी तेज ढलान। और एक और बात, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज्यादातर शेल्फ पर ही मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। आपको इन दोनों के ढलान का अंतर बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। शेल्फ मतलब 1 डिग्री से कम और स्लोप मतलब 2 से 5 डिग्री। इसे कहीं नोट कर लीजिए। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं, जल की विशेषताएं। तो हम समुद्र के तल से ऊपर आ गए हैं और अब सीधे पानी के गुणों पर फोकस करेंगे, खासतौर पर इसकी टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी पर, क्योंकि यही 3 चीजें हैं तो महासागर की सारी हलचल को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलिनिटी की। अब ये सैलिनिटी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो समुद्री पानी में घुले हुए नमक की कुल मात्रा। इसे हम पार्ट्स पर 1000 या पीपीटी में नापते हैं, और खुले महासागर की औसत सैलिनिटी लगभग 35 पीपीटी होती है। हाँ, तो एवरेज है 35 पीपीटी, लेकिन जरा इन जगहों को देखिए। डेड सी में ये 238 पीपीटी है, और टर्की की लेक वैन में तो कमाल ही है, 330 पीपीटी। ये आंकड़े खासतौर पर लेक वैन वाला एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोक्लाइन। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये समुद्र में एक ऐसी परत है जहाँ गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर एकदम से बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ये गर्म और ठंडे पानी के बीच एक दीवार की तरह काम करती है, और इसकी मोटाई 500 से 1000 मीटर तक हो सकती है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, महासागरीय गतियां। देखिए, महासागर का पानी कभी भी शांत नहीं रहता। इसमें हमेशा हलचल होती रहती है, जो 3 तरह की होती है: वेव्स, टाइड्स और करंट्स। टाइड्स में स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का फर्क समझना क्रिटिकल है। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो उनकी ताकत जुड़ जाती है और आता है स्प्रिंग टाइड, जिसमें हाई टाइड बहुत ऊंचा और लो टाइड बहुत नीचा होता है। और जब सूरज और चांद पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनकी शक्ति एक दूसरे को काटती है, जिससे नीप टाइड आता है, जिसमें ज्वार भाटे का अंतर कम होता है। अब करंट्स की बात करते हैं। ये तो और भी सिंपल है। वार्म करंट्स कहाँ से शुरू होंगी? जाहिर है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास से, और बहेंगी ध्रुवों की तरफ, जैसे गल्फ स्ट्रीम। इसके उलट कोल्ड करंट्स ध्रुवों के पास से शुरू होती हैं और इक्वेटर की तरफ बहती हैं, जैसे लैब्राडोर करंट। इनकी दिशा और उनका असर, ये दोनों चीजें याद रखने वाली हैं। सेक्शन 4, पारिस्थितिकी और संसाधन। अब तक हमने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी वही ये तय करती हैं कि समुद्र में जीवन कैसा होगा और हमें वहां से कौन से कीमती संसाधन मिलेंगे। यहाँ 2-3 जरूरी बातें हैं। पहला,
कोरल एटोल्स, जो ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाते हैं और बायोडायवर्सिटी से भरे होते हैं। और दूसरा, मरीन रिसोर्सेस। याद है हमने शुरू में क्या पढ़ा था? फॉसिल फ्यूल्स कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सही, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर। दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी फिशरीज भी इन्हीं शेल्फ वाले इलाकों में हैं। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, एग्जाम स्पेशल रिवीजन। यहाँ हम फटाफट वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में हिट कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए, बिल्कुल रैपिड फायर। ओशन फ्लोर का ऑर्डर: शेल्फ, स्लोप, प्लेन, डीप्स। डन। सबसे ज्यादा सैलिनिटी लेक वैन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं, थोड़ा सा उत्तर में। टाइड्स का फंडा, सीधी लाइन मतलब स्प्रिंग जो कि स्ट्रॉन्ग है। और महासागरों का साइज, इसका निमोनिक है पैसा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। बहुत बढ़िया। अब जब सब कुछ रिवाइज हो ही गया है तो क्यों ना खुद को टेस्ट किया जाए। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। मन में जवाब सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का स्रोत समुद्र तल का कौन सा हिस्सा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, डीप सी प्लेन या फिर ओशियनिक डीप्स? दूसरा सवाल, खुले महासागर की औसत सैलिनिटी क्या होती है? 25, 30, 35 या 45 पीपीटी? तीसरा सवाल, गहराई के साथ तापमान में तेजी से होने वाली गिरावट वाली परत को क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन, पाइकोनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन या आइजोथर्म? चौथा सवाल, स्प्रिंग टाइड्स तब आते हैं जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक समकोण पर होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, सबसे दूर होते हैं या सबसे पास होते हैं? और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या सदर्न ओशन? सोचिए, पैसा वाला निमोनिक याद है? वो यहाँ बहुत काम आएगा। इन सवालों के जवाब हमें बताते हैं कि किन तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देना है। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए और आप सभी को शुभकामनाएं।